गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों हमने इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस तक के रेसिस्टिविटी तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, चाहे वो इजी लेवल के हो चाहे वो टफ लेवल के हो, और मैंने आपको एस10 में होमवर्क भी दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पावर। किसकी बात करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है बट हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आसान तो है, दैट्स नॉट अ डाउट, उसमें डाउट नहीं है कि भैया आसान नहीं है, आसान है, बट प्रॉब्लम यह है कि ये बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है। बोर्ड इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देता है, बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें पूछता है, तो हमें इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करना होगा और कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए आप करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उससे भी ज़्यादा चीज़ प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। चलो देखो, ऐसा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पावर बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, बिकॉज बोर्ड में अच्छे क्वेश्चंस यहां से उठा के लिए जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ से। अब सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक पावर है क्या, हम लोग पावर किसको कहते हैं। हालांकि 9th क्लास में आपने पावर के बारे में पढ़ा है। क्या होता है पावर? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर बेसिकली, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। जी हाँ, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम से ही इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया जाएगा। कैसे? कहा गया इलेक्ट्रिक पावर is the amount of electrical work done, amount of electrical work done per unit time। एक यूनिट टाइम में जो आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया, वो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। मतलब ये है कि सर जी, ये जो आप पावर देख रहे हो, इस पावर को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम टेकन। क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम टेकन। और एकदम सही भी है, हमारा पावर इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम टेकन होता है। तो यहां से एक बात बड़े अच्छे से क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन है पर यूनिट टाइम। इसको लिखा जाता है पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम टेकन। समझ रहे हो ना बातों को? अच्छा, एक और मजेदार चीज, हम P को लिख सकते हैं W अपॉन T। क्या लिखा जा सकता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां पे आप समझ जाइएगा कि जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे तो यहां वर्क डन भी इलेक्ट्रिकल होगा, और टाइम तो खैर सबके लिए सेम होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क डन करो चाहे कुछ भी करो। ठीक है, तो यहां तक की बातें क्लियर है। चलो, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं कि सर क्या है कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। तो देखिए क्या होता है बच्चे कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, और जब आप इस रेसिस्टर से करंट को पास करेंगे, I अमाउंट के करंट को, तो करंट पास होने में ये कुछ वर्क करता है, कुछ वर्क डन यहां होता है, और इस वर्क डन का रेट, इस वर्क डन का अगर आप रेट लेते हैं तो उस रेट को कॉइंड किया गया एक टर्म से जिसको कहा गया पावर। ज्यादा एक्यूरेटली होगा कि हम इसे इलेक्ट्रिकल पावर बोले। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप ले लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आप करंट को पास करेंगे तो आपके करंट को पास करने के वजह से, आपके चार्ज के फ्लो के वजह से, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेगा। ठीक है, और जो काम करेगा उस काम के अगर आप रेट को निकालना स्टार्ट कर दीजिए, यानी पर सेकेंड वो कितना काम कर रहा है, ये अगर आप निकालने लग जाओ तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, जो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। और 9th क्लास में
आपने पढ़ा होगा कि पावर कभी भी स्केलर होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम पावर को डायरेक्शन के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई क्लियर। चलो, तो इसको तो भाई थोड़ा सा उतार लो कि इलेक्ट्रिकल पावर है क्या, हल्का फुल्का उतार लो, रिटर्न तुम्हें मिल जाएगी, पहले इसको उतार लेते हैं, ठीक है। चलो, बहुत इजी है चैप्टर बाबू, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान टॉपिक भी है ये। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखें। तो सर जब पावर हम लोग जान गए तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम जाने यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, पावर की यूनिट किसे कहते हैं, ठीक है। चलो, एक बात बताइए, अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो आपका पावर होता है, मैं इसको थोड़ा और एक्यूरेट में लिख दूं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, ये इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम टेकन। आपको इतने अच्छे से ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन का अगर यूनिट ले लीजिएगा तो वो होता है जूल, और अगर टाइम टेकन का यूनिट हम लोग लेते हैं तो हम लोग लेते हैं सेकेंड। यानी अगर हम कहें कि जूल पर सेकेंड तो ये हो जाती है हमारी यूनिट, और इस जूल पर सेकेंड को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं और कहते हैं वॉट। क्या कहते हैं बच्चों, वॉट। और यहां से हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन आता है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर, खास करके मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या है बच्चों, पावर का एसआई यूनिट क्या है, वॉट है। कोई बहुत बड़ी मैंने बात नहीं बता दी, मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे कि तुम्हारी कैपेबिलिटी काफ़ी ऊपर हो गई, नहीं यार, ये सब हर बुक में लिखा होता है, असल में इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। हाँ, थ्योरी बहुत सिंपल है, हाँ क्वेश्चन में हम थोड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा गोल मोल घुमा सकते हैं, लेकिन थ्योरी तो जो साफ है सो साफ है। तो यूनिट ऑफ पावर सिंपल क्या होता है, जूल पर सेकेंड, वॉट होता है, हम इसको वॉट से लिखेंगे। अब एक बात क्या है कि हमारे बोर्ड में कभी कभी ये डेफिनेशन पूछ देता है कि भाई साहब एक वॉट का मतलब बताओ कि एक वॉट क्या है। तो इसको डिफाइन किया गया है, द पावर ऑफ 1 वॉट, द पावर इज said to be of 1 watt if 1 joule of work is done per second। हर सेकेंड अगर 1 जूल का काम होगा तो हम उसको कितने वाट का पावर बोलेंगे, 1 वाट का पावर बोल देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए एक बार चीजों को रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया आज आपको, पावर क्या होता है, खास करके इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क is called electrical power, means work done, electrical work done per unit time is called electrical power। इसकी SI यूनिट जूल पर सेकेंड यानी वॉट होती है। 1 वॉट 1 जूल वर्क अगर पर सेकेंड किया जाए तो हम कहेंगे कि उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर 1 वॉट की है, ठीक है। अब क्या है कि हमें पावर निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत होती है, और वो फॉर्मूला ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में निकालने वाले हैं। तो आ जाइए, इसको उतार लो और हम लोग देखें कि हम लोग कैसे फॉर्मूला वगैरह निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बात बताऊंगा मैं आप लोग को। असल में क्या है कि जो वॉट है ना बाबू, ये बहुत छोटा यूनिट है, और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ होता है। ओ, लाइट चली गई, कोई बात नहीं है, 1 मिनट रुको, लाइट आ जाएगी, है ना। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था सुन सकते हो, अभी लिखूंगा तो नहीं लेकिन सुनाई दे सकता है आपको। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं, चाहे वो फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, AC हो, टीवी हो, कुछ भी वटेवर, जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर हो, कुछ भी चीज़ें जो आप घर में यूज़ करते हो और वो इलेक्ट्रिकल हैं, तो उसमें पावर कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है ना। पर सेकेंड वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है।
तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है उसको मेजर किया जाता है ना, कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया उसने। और अब देखो आ गई लाइट, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है वो 1 वाट से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारे पास सिंपल एक CFL आती है, वो 40 वाट की आती है। एक फैन देखोगे तो वो फैन की वाट जो होती है वो 40 वाट होती है, मतलब 1 सेकेंड में वो 40 वाट का 40 जूल का एनर्जी ले लेगा। 40 वाट, पंखा 40 वाट है, इसका मतलब क्या है कि पंखा 1 सेकेंड में 40 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ले रहा है। रेफ्रिजरेटर 50 वाट का है, इसका मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेटर 1 सेकेंड में 50 वाट यूज कर ले रहा है, 50 जूल यूज कर ले रहा है एनर्जी, ठीक है। तो बड़े यूनिट की जरूरत होती है, तो हमारे पास एक बड़ा यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं 1 किलो वाट। ये 1 किलो वाट जो है बच्चों वो 1000 वाट के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है। मैंने कुछ नई चीजें नहीं बता दी, है ना। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला का, ठीक। तो चलिए बताइए, हमारा जो पावर होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम टेकन, ठीक है। चलो बहुत सुंदर बात है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट में अगर आपसे पूछ दूं कि बच्चे ये बताइए कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है। अगर हम कहें कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा ना। माने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेरा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो हम V को W/Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये चीज हमें पता है ना। हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं एज वी नो V = W/Q। यहां से मेरा जो वर्क डन है वो बड़े अच्छे से V × Q आ जाता है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। देखना ध्यान से, बड़े आसान तरीके से फॉर्मूले हम लोग निकाल रहे हैं। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि पावर W/T होता है, फिर हमने लिखा कि जो V होती है पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और यहां से वर्क डन मेरा V × Q हो गया। अब हम जानते हैं कि जो करंट होता है बच्चे, एज वी नो, जो करंट होता है I वो होता है रेट ऑफ चार्ज का फ्लो यानी Q/T। और यहां से अगर हम देखें तो हम चार्ज को लिख सकते हैं I × T। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को देखो तो हम एक बड़ी अच्छी बात यहां से लिख सकते हैं। देखना ध्यान से एकदम, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 2 और तीसरे इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि मेरा जो W है वो हो जाएगा V × Q के जगह I × T। तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको 4th मान लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, पहले इक्वेशन और चौथे इक्वेशन को देखो तो हमारे पास पावर जो आएगा वो आ जाएगा V × I × T / T। यहां से T कट गया और हमारे पास पावर आ गया V × I। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर का सबसे पहला फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 5 मानो। कैसे सर, अब देखो इसका मतलब क्या है, हम क्यों इसको ऐसे लेके आए, हम वर्क डन में क्यों नहीं कन्वर्ट किए, क्योंकि जब आपको सर्किट देगा ना बच्चा, जब आपको करंट दे, जैसे मान लो ये एक सर्किट बना हुआ है, समझना मेरी बात को, ये एक सर्किट बना हुआ है, तो इस सर्किट में आपको वोल्टेज दे देगा और यहां से करंट दे देगा। अगर V दे दिया, I दे दिया और पूछने लगा कि ये जो रेसिस्टर है ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, इसकी पावर कितनी है, तो आप क्या करेंगे, V को I से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से ये पहला कंडीशन हो गया। अब क्या होता है, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाया जाता है, इसी P = VI में हल्का हल्का चेंज लाया जाता है। जैसे हम लिखेंगे बाय ओम्स लॉ। हमारे ओम्स चाचा ने हमें कुछ दिया है, क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि जो V होता है वो I × R होता है। तो अगर हम इस V को इक्वेशन 5 में रिप्लेस कर दें, ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 5, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, I²R। ये तब जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हो, करंट पता हो और रेसिस्टेंस पता हो, तो ये दूसरा वाला सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। आ रही है ना बात समझ में, कोई दिक्कत हो रही है नहीं। लेकिन अब देखो इसी ओम्स लॉ से,
इसी ओम्स लॉ से, जो कि V इज इक्वल टू IR है, हम कह सकते हैं कि I की वैल्यू V अपॉन R हो जाएगी। तो जिस तरीके से हमने इसमें V को रिप्लेस किया था वैसे ही I को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम फिर लिखेंगे ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 5। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पावर मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R। ये तब लगाएंगे जब हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो। तो ऑल टुगेदर हमारे पास क्लास 10th पे पढ़ने के लिए 3 पावर के फॉर्मूले हो गए। कौन कौन सा 3 पावर का फॉर्मूला हो गया? सबसे बेसिक फॉर्मूला, ये भाई सबसे बेसिक है, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू W/T। लेकिन हर बार हमें वर्क डन और टाइम थोड़ी दिया रहेगा, हमें वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा या रेजिस्टेंस दिया रहेगा। तो सर्किट में सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आपका आता है ये वाला, P इज इक्वल टू VI। अगर आपको P इज इक्वल टू VI से नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो आप P इज इक्वल टू I स्क्वायर R लगा सकते हैं। अगर इससे भी नहीं बन रहा है तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं। अब देखो, फॉर्मूला ज्यादा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे, न्यूमेरिकल के पैटर्न्स अलग अलग होंगे। तो बस यही बात है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, पावर का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है, बस इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप जितना ट्विस्ट करके बना सकते हो उतना ट्विस्ट करके बनाओ। समझ रहे हो? तो आप बड़े आराम से पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए। ये फॉर्मूला का सेक्टर हो गया। इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जितना क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतना क्वेश्चन करेंगे और तब जाके आपकी आगे की बातें होंगी। पहले उतार लो, चलो फटाक से उतारो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आई मोस्ट प्रोबेबली आपने उतार लिया होगा, है ना? क्या लगता है बच्चों, कब तक हमारा ये लॉकडाउन का प्रोग्राम चालू रहेगा? मतलब अब तो सब चीज़ खुल चुका है, बट एक हमारा ही सेक्टर है ना, एजुकेशनल सेक्टर, जो बंद है। स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद हैं, मतलब पूरी तरह से एजुकेशनल सेक्टर बंद है, बाकी सब चीज़ें खुली हुई हैं, है ना? चलो, तो आज बच्चों न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं अपना, है ना? हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले एक बार थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन करा दूं पावर को लेके, जो जो बातें आपको दिमाग में रखनी है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज़ पावर को लेके कि पावर क्या होता है, तो भाई साहब वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है। दूसरी चीज़ पावर को लेके कि इसका एक और फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू V इंटू I। तीसरा भाई क्या, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और चौथी बात आपको क्या याद रखनी है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये 4 बातें आपको काफी बेहतरीन ढंग से याद रखनी है। उसके बाद एक और बात आपको याद रखना है कि भाई पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। क्या होती है? वॉट होती है। इसको हम लोग जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। और एक और चीज याद रखना है, 1 किलोवाट जो है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। समझ रहे हो बात को? अब इतने कॉन्सेप्ट पे हम जितना न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जितने कॉन्सेप्चुअल चीजों को कर सकते हैं उसको करें। अच्छा, एक और चीज, मैंने आप लोग को बोला था कि आप एस चंद के बुक का क्वेश्चन बनाइए। मैंने पेज नंबर भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था और बोला था कि उसके क्वेश्चन को पूरा बना जाओ। बच्चों देखो, ऐसा है कि एस चंद की बुक मैं इसीलिए प्रिस्क्राइब करता हूँ बिकॉज वो काफ़ी अच्छा बुक है, बहुत ही एक्सप्रेसिव बुक है। अपने आप जब आप उसको पढ़ोगे ना तो तुम्हारी खुद की सेल्फ कैपेबिलिटी बहुत डेवलप करेगी। जहां तक बात है कि स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन की, तो स्टैंडर्ड तो हम दे ही रहे हैं, उसको पढ़ोगे तो तुम्हारी बेसिक्स के साथ साथ स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस होता है, नहीं, लेकिन उसको इतने सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है कि आपकी पूरी थ्योरी बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगी आपको। तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसको फॉलो करो। दूसरी चीज़, अगर नहीं कर रहे हो तो अपने आप का कंपटीशन खुद रखो। मैं बार बार ये समझाता हूं बच्चों को कि कभी भी तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं होना चाहिए,
क्योंकि देखो तुम यूनिक हो, तुम अपने आप में यूनिक हो, हम अपने आप में यूनिक हैं। मेरा कंपटीशन कभी किसी और से हो ही नहीं सकता है और ना ही किसी और का कंपटीशन मेरे से हो सकता है। मुझे अपना कंपटीशन, अपना स्ट्रगल खुद से करना है कि मैं आज जो चीज़ था उससे 1% बेहतर अगले दिन हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं अपने से 1% भी बेहतर अगले दिन हो गया तो मैंने अपनी आज की दिन काफ़ी अच्छे से गुजारी है, ताकि मेरी कल की दिन अच्छी हो पाए। हाँ, तो फिर सर आपके कहने का मतलब है कि बाकी तो कंपटीशन कुछ है ही नहीं, हमें अपने आप से कंपटीशन करना चाहिए। एकदम किसी से कंपटीशन नहीं है, खुद से कंपटीशन है। लेकिन खुद से कंपटीशन को पूरा करने के लिए आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है, और वो ड्राइविंग फोर्स आपके माहौल, अगल बगल के सराउंडिंग से मिलती है। आप अगर अपने से बगल वाले को देखोगे कि वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, पहले वो मेरे से कम करता था, अब वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो आपको भी इम्प्रूव करने की, अपने आप को इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी। तो इसी वजह से कंपटीशन तो रखो, अपने अगल बगल के लोगों से कंपटीशन रखो, अपने अगल बगल के बच्चों से कंपटीशन रखो, अपने कलीग से कंपटीशन रखो, बट रियल कंपटीशन तुम्हारा तुमसे होना चाहिए, किसी और से नहीं। किसी और से जो तुमने कंपटीशन रखा है उससे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक ड्राइविंग एनर्जी मिलेगी। तो आज तुम एस्टन नहीं बना रहे थे, तुम्हारे पास कोई और बुक थी, तुम कुछ और बना रहे थे, बट अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, उसको बनाना स्टार्ट करो। दैट वन इज अ रियली रियली अप्रिसिएबल बुक, बहुत अच्छी बुक है वो, बनाओगे तो समझ में आएगा। अभी अपने लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे और तब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस को भी लाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो। आ जाइए, बहुत छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, पहले हम लोग उनको डील कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है, पहला फर्स्ट नंबर, व्हाट विल बी द current drawn by an electrical bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 वोल्ट। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। मतलब समझिए क्या है, आपके पास एक बल्ब थी, ठीक है, इस बल्ब को आपने एक 220 वोल्ट के पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इस बल्ब की जो पावर थी वो 40 वॉट थी, तो इसके अंदर क्या करंट जा रहा होगा, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। एक 40 वॉट पावर वाली बल्ब है जिसको 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया, तो इसको कितना करंट चाहिए होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पावर ऑफ द बल्ब की पावर कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, बता दो, फटाक से बता दो। सर जी 40 वॉट दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब के अक्रॉस, तो आप बोलोगे 220 वोल्ट। क्या निकालना है, करंट, तो मान लेंगे लेट द करंट ड्रॉन कितना हो गया बच्चे, I। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू वी आई, बिकॉज देखो हमें I निकालना था, P और V दिया था, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे ना, बाकी दो को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पावर के जगह 40, वोल्टेज के जगह 220 वोल्ट, I का I रह गया, तो हमारा I जो था वो हो गया 40/220, जो यहाँ से कटा, एंड देन हमारे I की वैल्यू आ गई 2 1 कम 2 दूना 4, 2 11 जा, यानी समवट दिस। ठीक है बच्चों, 2/11 सिंस करेंट है तो यहाँ पे लगा दो एम्पियर। कितने अमाउंट का करंट ड्रॉ करेगा, 2/11 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ कर लेगा।
क्लैरिटी है? एकदम सिंपल सी बात है, इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए बच्चों फटाक से उतार लीजिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास निकल के आया बच्चों, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास निकल के आया, सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन? कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। फिर लिखता है व्हेन it is operated on 110 volt, the power consumed will be, पहला ऑप्शन है बच्चे 100 वॉट, दूसरा ऑप्शन है बच्चे 75 वॉट, तीसरा ऑप्शन है 50 वॉट और सबसे आखिरी ऑप्शन है बाबू 25 वॉट। इनमें से कौन सा होगा आंसर? एक बार जरा खुद से ट्राई करो, एक बार इसको खुद से ट्राई करो, बिकॉज आसान क्वेश्चन है, बना सकते हो। और जिनसे बनेगा वो प्लीज रिप्लाई करेंगे कि किनसे बना, है ना। आ जाओ बच्चे, देखें इसका सॉल्यूशन। जिन्होंने भी बना लिया ग्रेट, क्लैप फॉर देम। चलो आ जाओ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग 220 वोल्ट है और 100 वाट है। तो इस रेटिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब 220 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसको 220 वोल्ट का चाहिए, और वो पावर कितने का लेगा? 100 वाट का लेगा। तो लिख देंगे यहां पे भाई साहब, सिंपल लिख देंगे कि हेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 220 वोल्ट, एंड अगर मैं बात करूं पावर की तो आप कितना लिखिएगा? 100 वॉट। ठीक है। अब अगले केस में कह रहा है कि अगर उसको 110 वोल्ट दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस, अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 110 वोल्ट दिया गया तो पावर कितना होगा? तो लेट पावर इज इक्वल टू पी। अब देखो बच्चे, हमें भी पता है ना, पी सॉरी हाँ, हमें भी पता है, पी पता है, तो हम जानते हैं ना पी इज इक्वल टू होता है v² अपॉन आर। यहां से हमने r निकाला जो आ गया v² अपॉन पी, है ना। जो क्या हो जाएगा बताओ? v² की जगह क्या लिखेंगे? 220 इंटू 220 बटा पावर 100। ये हमारा रेसिस्टेंस आ गया। अब जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चा, उसका रेसिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना। अगर आप वोल्टेज बदलिएगा तो रेसिस्टेंस थोड़ी बदलेगा। जब तक बल्ब नहीं बदलोगे रेसिस्टेंस नहीं बदलेगा, है ना। तो देखो ये केस तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? मैं जरा पिक्टोरिकली क्लियर कर दूं। जैसे एक बल्ब था आपके पास, ठीक है। इस बल्ब को जब आपने 220 वोल्ट के पावर से लगाया, वोल्टेज से, तो ये 100 वाट का पावर ले लिया। अब हमने क्या किया कि इसी बल्ब को, सेम बल्ब को 220 वोल्ट ना लगा के अब 110 वोल्ट लगा रहे हैं और पूछा जा रहा है पावर कितना होगा। तो यार इस बल्ब की रेसिस्टेंस ही फिक्स रहेगी, बाकी सब चीज तो बदल सकता है। तो हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, गधों मत काटो बिकॉज आगे कटेगा, ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से पावर निकालना है, तो पावर क्या होता है? v² अपॉन रेसिस्टेंस होता है ना। तो ये पावर p रहने दो, वोल्टेज की जगह 110 इंटू 110 और रेसिस्टेंस की जगह हो गया 220 गुने 220 और यहाँ 100 ऊपर चला जाएगा। ये हमारी कहानी आ गई। अब बताओ 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स में, 11 से 2 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, तो पावर हो जाएगी हमारी कितनी वाट? 25 वाट हो जाएगी हमारी पावर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 25 वाट। यानी एक बल्ब जो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे 100 वाट बन गया, अगर हम उसको 110 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वो पावर कितना खींचेगा? सीधे 25 वाट खींचेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एक पर्सपेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 4th नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, है ना। तो क्वेश्चन है, सॉरी 3rd नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर, है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है? पहला I²R, दूसरा IR², तीसरा VI और चौथा V²R। भैया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, भाई जिसको पढ़ा है जिसने याद रखा है उसको मिल जाएगा। सर जी पावर के 3 फॉर्मूले, पहला VI, इसी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? I²R, और इसी पावर का फॉर्मूला V²R। तो सर I²R है चलेगा, VI है चलेगा, और V²R है ये भी चलेगा। यानी यही एक है जिसने पावर को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आसानी से आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, समझ रहे हो बात को? चलो काफी अच्छी बात है, इसको फटाक से उतारिए, फिर हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस की तरफ, पावर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, चलिए जल्दी से उतारिए बच्चों। चलिए क्या है कि अब आज की क्लास में यहीं तक का कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, ठीक है, खास करके इस इलेक्ट्रिसिटी में यहीं तक का कॉन्सेप्ट रहने देते हैं। आपको बस इतना करना है कि इसको अच्छे से रिवाइज कर देना है, और कल हम आपको पावर से रिलेटेड और कमर्शियल यूनिट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देंगे और पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो जो कल का क्लास होगा थोड़ा लंबा होगा आज के रिस्पेक्ट में। आज का क्लास 30 से 31 मिनट का होगा, कल का क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 40, 45 या 50 मिनट तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो आज बस इसको रिवाइज कर लो, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, इसके फॉर्मूले को पढ़ लो, ठीक है, और तब कल हम इस पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना 3 कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी है। तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपना कंपटीशन खुद बनो, खुद में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, आसानी से फ़ोन करके आप हमसे बता सकते हैं। समझ गए ना बात को? दूसरी चीज़, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।